जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के संवैधानिक विकास का। ये दूसरा वीडियो है और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक की हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक की किस तरह चलेगा और क्या क्या बदलाव आएंगे। जो ताज का शासन था वो 1858 से लेकर के 1947 तक की चला था। ताज का शासन इसलिए कहा जाता है कि 1858 की जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 में एक अधिनियम आया था। उसमें क्या हुआ था कि भारत का जितना भी शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अंडर में चला गया था और उसके अधीन ही जो भारत में शासन करते थे वो महारानी विक्टोरिया के अंडर में ही शासन करते थे। यानी पूरा भारत का जो शासन था वो महारानी विक्टोरिया के अंडर चला गया था। इसीलिए वहाँ के जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो भारत का शासन कार्य करता था, इसीलिए उसको कहते थे भारत में ताज का शासन। जो भारत में ताज का शासन चला था 1858 से लेकर 1947 तक की। और 1858 में जो पहला अधिनियम आया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार का अधिनियम में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। कि पहली बात तो ये कि भारत का जो शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। यानी जितना भी शासन है भारत का वो सारा का सारा महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। दूसरा ये कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। जो भी भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय का पद से जाना जाने लगा और भारत का वायसराय जो था उसकी बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी। उसके बाद में एक नए पद का सृजन हुआ जिसको कहा जाता था भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव जो कि लंदन में रहता था और उसका पूरा का पूरा अधिकार भारत का जितना भी शासन था उसके सारे शासन पे भारत के ऊपर अधिकार था। यानी पूरी जो देख रेख करता था वो भारत का राज्य सचिव ही करता था। और इसके अंडर में 15 सदस्य और थे जो इसकी सहायता करने के लिए रखे गए थे। और इन सब का जो सैलरी जाती थी या जो इन सब का वेतन जाता था वो भारत के राजकोष से जाता था। यानी भारत का जो भी टैक्स इकट्ठा होता था उसी से इन सब की सैलरी बनती थी। रहते लंदन में थे, सैलरी यहाँ ब्रिटिश जो इंडिया के जो कर मिलता था उससे जाता था। और पूरा का पूरा शासन जो है भारत का वो यहाँ पर ये भारत का राज सचिव बैठ कर के देखता था। अगला है कि मुग़ल सम्राट का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि जो मुग़ल एम्परर थे वो नवाब थे और ये राजा मिलकर के ये सब जो लड़ाई हुई थी ये सब हार गए थे। इसीलिए यहाँ पर जो है मुग़ल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था। भारत में मंत्रिपरिषद की स्थापना हो गई थी। यानी ये कहें कि जिस प्रकार इस समय लोकसभा और राज्यसभा है उसी सब मिला कर के एक मंत्रिपरिषद का स्थापना हो गई थी और कार्यकारी परिषद बन गई थी। फिर क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनके जो पद है वो समाप्त कर दिए गए थे। यानी 1858 में हम लोग अगर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए या क्या क्या चीज़ें नहीं आई। पहली चीज़ तो भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। दूसरा, भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहने लगा। तीसरा, नए पद का जो भारत का राज सचिव हुआ उसका सृजन हुआ जो कि लंदन में बैठता था। उसके अंडर में 15 लोग कार्य करते थे उसके हेल्प करने के लिए और जिनका वेतन भारत के राजकोष से जाता था। अगला है कि मुग़ल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और मंत्रिपरिषद की स्थापना हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त हो गया। ये इतनी सारी चीज़ें 1858 का जो भारत सरकार का अधिनियम आया था उसमें हुआ था। फिर 1861 का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम आया। उसमें क्या क्या चीज़ें आई, तो पहला कि कानून बनाने में जो कानून जो बनाया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। यानी जब देखा कि जो हमारा शासन जब ही चल सकता है, 1857 की क्रांति के बाद में जो विरोध हुए थे उन सबसे ये निष्कर्ष निकाला ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने ये निकाला कि हमें अगर ज़्यादा दिनों तक शासन करना है तो भारतीयों को मिलाना आवश्यक होगा। इससे क्या होगा कि भारतीयों का विरोध करना बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो जो भी कानून बनाने लगे उसमें क्या हुआ कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व शामिल या प्रतिनिधित्व करना ज़रूरी कर दिया कि उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा।
और जब शामिल किया गया तो इसी के लिए जो कैनिंग है 1762 में भारत 3% भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया। यानी पहली बार जो 1762 में जब विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया, वो कौन कौन थे इनसे नाम पूछ लिए जाते हैं। पहले तो एक बनारस के राजा, उनको ऐड किया गया। दूसरा पटियाला के राजा, उनको नियुक्त किया गया। तीसरा सर दिनकर राव, 3 लोगों को नियुक्त किया गया। यानी पहला बनारस के राजा, उनको नियुक्त किया गया, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को, 3 को विधान परिषद में 1762 में लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था। फिर क्या हुआ, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियों की जो पावर, जो शक्ति छीन ली गई थी और भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, अब उसकी शक्तियाँ पुनः वापस कर दी गई। यानी ये कहें कि भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। जो विकेंद्रीकरण समाप्त कर दिया गया था, उसकी जो शुरुआत हो गई थी विकेंद्रीकरण की। फिर क्या है, बिना काउंसिल की स्वीकृत के अब क्या हुआ, इसको शक्ति मिली, किसको शक्ति मिली, भारत के वायसराय को ये शक्ति मिली कि बिना काउंसिल की स्वीकृति के आपातकाल की अगर कोई स्थिति बनती है तो अपनी मर्जी से कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी इस समय वायसराय को एक शक्ति मिली कि बिना काउंसिल की स्वीकृति के अपने मन से कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन यह अध्यादेश सिर्फ 6 माह के लिए मान्य होगा, उसके बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हुई, कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा और इसी शामिल करने में विधान परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के राजा, तीसरा सर दिनकर राव को। मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः शक्तियाँ प्रदान हुई, यानी भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। और चौथी ये अगली है कि भारत में जो भारत का वायसराय तो उसको बिना काउंसिल की स्वीकृति के कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश मात्र 6 महीने तक की ही वैलिड होगा। उसके बाद अगर स्वीकृत नहीं हुई तो समाप्त कर दिया जाएगा, अगर स्वीकृत हुई तो वो आगे तक की बढ़ाया जा सकता है। फिर हुआ कि जब शाही उपाधि की अधिनियम जो 1876 में आया, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई थी कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। यानी 1876 में ये घोषित किया गया था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस सन में या किस अधिनियम में दी गई थी, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 में दी गई थी। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद 1892 का अधिनियम आया, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या दिया गया था, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यानी केंद्र में और प्रांतों में जो विधान परिषद में जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। यानी जहाँ पर 16 थी वहाँ पर 60 कर दी गई, यानी संख्या काफ़ी बढ़ाई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भी हो गई 1892 में। मतलब सही मतलब डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वोटिंग हुई, जिसमें से कुछ वोटिंग के क्राइटेरिया भी रखे गए कि आपके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, इतना अधिकार होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की जो प्रणाली है वो चुनाव प्रणाली शुरुआत हुई। एक और बदलाव भी आया कि राजस्व हो या व्यय हो या बजट हो, उस पर भारतीयों को बहस करने का जो है वो अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी राजस्व, व्यय और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन पूरक जो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ और ना ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी राजस्व पर, व्यय पर, बजट पर बहस तो कर सकते थे, ना ही पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो 1892 में कुछ बदलाव हुए। केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई और बजट, व्यय और राजस्व पर मतलब बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद अधिनियम में बहुत सारे बदलाव हुए या बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी आप चाहते तो आप अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को ही वोट दे सकते थे, आप हिंदू को वोट ना देना चाहे तो आप नहीं दे सकते थे। तो यानी सांप्रदायिक जो वोटिंग थी वो 1909 में आई थी।
उसके बाद में केंद्रीय और प्रांतीय परिषद के आकार में वृद्धि हुई, यानी केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद की जो मतलब सदस्यों की संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई थी, यानी काफ़ी वृद्धि हुई थी। पहली बार कोई भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया था, यानी पहली बार कोई भी भारतीय जो वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया था, और सबसे पहले बनाया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। तो ये नाम भी कई बार पूछा जाता है, आप नाम भी याद रखिएगा। कार्यकारी परिषद के जो पहली बार काम किए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद में आता है भारत का शासन अधिनियम 1919 में। इसको हम लोग कह सकते हैं मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी कह सकते हैं। राज्य सचिव उस समय गवर्नर थे, मतलब राज्य सचिव थे जेम्स फोर्ड, इस समय वहाँ के वायसराय थे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है कि राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, और यहाँ पर एक पहली बार शब्द प्रयोग किया गया था उत्तरदायी सरकार का, पहली बार से इस शब्द का प्रयोग किया गया था किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। फिर बाद में महिलाओं के लिए मताधिकार प्राप्त मतलब जो है वोटिंग देने का या मत देने का अधिकार पहली बार प्राप्त हुआ था महिलाओं को, और सिख, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों को यानी पृथक प्रतिनिधित्व इसी में प्राप्त हुआ था, यानी अलग अलग जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो 1919 में दिया गया। केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग कर दिया गया था। केंद्र का बजट अलग होगा और राज्य का बजट अलग होगा, इसको अलग अलग करने का प्रावधान दिया गया। और भारत के उच्चायुक्त का पद भी सृजन हुआ जो कि लंदन में था, यानी लंदन में भारत के उच्चायुक्त का पद सृजन हुआ जो कि लंदन में था। आगे हम लोग देखते हैं 1919 में ही एक और चीज़ लागू हुई जो कहा गया कि वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था 10 वर्षों में जो कार्य किया जाता है उसकी समीक्षा करना। यानी 1919 में एक संवैधानिक आयोग का गठन हुआ जो उन अगले 10 वर्षों में जो काम किया गया है उसके 10 वर्षों के बाद में उस कार्य की समीक्षा करना। यानी 1929 में वो कार्य की समीक्षा किया जाता है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन होने के कारण यहाँ पर 1928 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया था, और 10 साल से पहले ही उसकी कार्य की समीक्षा की गई थी, जिसमें साइमन कमीशन का बहुत ही विरोध किया गया था। फिर उसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं इसके भारत के संवैधानिक विकास में। ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, यानी कई सारे जो संविधान के एक्ट या जो चीज़ें लागू हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं, और उसी का विस्तृत आगे विवरण भारतीय संविधान में कर दिया गया है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई है, और इस अखिल भारतीय संघ में केंद्र तथा रियासतों की एक इकाई, दोनों को एक इकाई माना है, और इसमें 3 सूचियों को भी लागू किया गया है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची इसी में ही लागू की गई है। केंद्र और रियासतों को एक इकाई माना है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, जहां पर पहले प्रांतों में द्वैध शासन चालू था। अब क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन चालू हो गया, लेकिन प्रांतों में जो द्वैध शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत हो गई और प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। दलित, महिलाओं और मजदूर वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करने के लिए या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया जाने का अधिकार यहीं प्राप्त हुआ। यानी दलित हो या महिलाएं हो या मजदूर वर्ग हो, इनको अलग से निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मताधिकार का वो भी विस्तार हुआ, यानी लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके कुछ नियम और शर्तें भी थे कि आपको इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको वोटिंग कर सकते हैं। यानी जो रियासी या जो मजबूर वर्ग के जो मतलब जो मजबूत वर्ग के जो लोग थे वो लोग ही वोटिंग कर सकते थे। आरबीआई की इसी साल स्थापना की गई थी, किस लिए, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना 1935 में ही की गई थी। कई बार आरबीआई का किस वर्ष स्थापना हुई थी वो भी पूछ लिया जाता है, तो 1935 में हुआ था। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद में सारे जो देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो यहीं तक कि भारत का संवैधानिक विकास आता है 1947 तक की। इसमें कुछ चीज़ें हुई
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की थी, ये कहा था कि ब्रिटिश शासन 20 जून 1947 को समाप्त हो जाएगा। यानी 20 फरवरी को ये घोषणा कर दी थी क्लीमेंट एटली ने कि 20 जून 1947 को भारत का शासन है वो समाप्त हो जाएगा, यानी ब्रिटिश का शासन भारत पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया, और विरोध किया उसके बाद में बंटवारे का प्रस्ताव भी रखा कि हमें बंटवारा करके अलग कर दिया जाए, हम एक अलग कंट्री या अलग देश बनना चाहते हैं। तो इसका मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव कर दिया कि हमें बंटवारा चाहिए या बंटवारा करके दीजिए। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने बंटवारे की जो है योजना पेश की, और जिसका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। जो बंटवारे की जो प्रस्ताव था या योजना थी, उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, और इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। तो भारत के संवैधानिक विकास में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।